नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। कार्यकी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज हम पाचन एवं अवशोषण की कार्यकी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने भोजन के प्रमुख घटक तत्वों के बारे में बात की थी। हमने जाना था कि भोजन के प्रमुख जो घटक हैं उसमें प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल एवं खनिज लवण उपस्थित होते हैं, तो शरीर के ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निर्माण और शरीर के अनेक जैविक क्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक होते हैं। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट वे प्रमुख तत्व हैं, ये प्रमुख घटक हैं जो ऊर्जा उत्पादन में का कार्य करते हैं। इसके साथ प्रोटीन प्रमुख नियामक तत्व के साथ साथ एक निर्माणकारी तत्व की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वसा जो भी एक ऊर्जा उत्पादक या एक इंसुलेटर की भूमिका निभाते हैं। साथ साथ में खनिज लवण जो विभिन्न एंजाइम के साथ जैविक क्रियाओं के नियमन में सहायक होते हैं, और जल जो कि शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिकतम पाए जाने वाले भाग है। हम कार्यकी की जो प्रमुख जो घटनाएं हैं या परिघटनाएं हैं, उन सभी का यहाँ पर जो जिक्र करेंगे वो मनुष्य के संदर्भ में करेंगे। तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है कार्यकी का, इसमें पाचन एवं अवशोषण अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की यहाँ पर इस व्याख्यान में मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पाचन क्या है, अर्थात व्हाट इज डाइजेशन। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो तत्व विद्यमान होते हैं वो बृहद अणुओं के रूप में उपस्थित होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो। ये सभी ये जो सभी भोजन के घटक हैं ये बड़े अणु के रूप में होते हैं जिनका अवशोषण हमारे रक्त में नहीं हो सकता। तो उसको रक्त में पहुंचाने से पहले, क्योंकि रक्त के द्वारा ही सभी जो खाद्य तत्व हैं वो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचते हैं, अथवा उनका परिसंचरण माध्यम अर्थात रक्त अथवा लसिका में पहुंचना जरूरी होता है। तो रक्त अथवा लसिका में पहुंचने से पहले इन भोज्य पदार्थों के बृहद अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना आवश्यक होता है, जिससे रक्त में उनका अवशोषण हो सके। तो पाचन को हम कह सकते हैं कि पाचन एक ऐसी जैव रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में उपस्थित बृहद अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे उनका अवशोषण हो सके। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो प्रमुख रूप से पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड के रूप में होते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। वसा ट्राइग्लिसराइड या दूसरे प्रकार के वसाओं के रूप में होते हैं। तो पाचन के द्वारा इन कार्बोहाइड्रेट को प्रमुख रूप से उनके निर्माणकारी घटक अर्थात मोनोसेकेराइड जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज होता है, प्रोटीन को उसके निर्माणकारी तत्वों एमिनो अम्लों के रूप में, और वसाओं को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में या फिर दूसरे अल्कोहल के रूप में तोड़ा जाता है। तो यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। इसके साथ साथ जो दूसरे हम खाद्य पदार्थ के रूप में जो ग्रहण करते हैं उसमें खनिज लवण, विटामिन और जल होते हैं। इनका कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सीधे ही हमारी आहार नाल के माध्यम से अवशोषित हो जाते हैं। अपचित भोजन को हमारी आहार नाल में जहाँ उनका पाचन होता है वहाँ से उसको परिसंचरण माध्यम अर्थात रक्त या लसिका तक पहुँचने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। ये अवशोषण की प्रक्रिया ही हमारी आहार नाल में ही संपन्न होती है। तो पाचन भोजन में उपस्थित तत्वों को छोटे अणुओं में तोड़ना और अवशोषण उन पचित भोज्य पदार्थों को परिसंचरण माध्यम अर्थात रक्त या लसिका तक पहुँचाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के बाद में ये भोज्य पदार्थ रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां आवश्यकता अनुसार उनका उपभोग किया जाता है। यह प्रक्रिया असिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाती है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पाचन के लिए विभिन्न जीवों में या विभिन्न प्राणियों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पाचन प्रमुखतः हम प्राणियों के संदर्भ में बात करें तो दो प्रकार से हो सकता है, जिसको अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन अर्थात इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। सरलतम प्राणी जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पाचन अंतःकोशिकीय होता है, अर्थात उसमें भोज्य पदार्थ का पाचन कोशिका के अंदर ही होता है। जैसे हम बात करें एक सबसे सरलतम एक कोशिकीय प्रोटोजोवन अमीबा की, तो अमीबा बाहरी माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है और भोजन उसकी खाद्य धानी या फूड वैक्यूल में स्टोर होता है। फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ जुड़ जाती है। लाइसोसोम में विभिन्न जल अपघटनकारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का डाइजेशन कर देते हैं और उसके निर्माणकारी छोटे तत्वों में उनको तोड़ देते हैं। यह खाद्य धानी फिर पूरी कोशिका में भ्रमण करती है और पचित भोजन को डिस्ट्रीब्यूट या वितरण का कार्य करती है। लेकिन हायर एनिमल्स अगर हम बात करें कुछ सिलेंट्रेट्स, जहां बाह्य कोशिकीय पाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके बाद में
सिलेंट्रेट्स प्लेटीहेल्मिन्थी जिसमें डाइजेशन सामान्यतः अनुपस्थित होता है। उसके बाद में दूसरे नॉन कोर्डेट्स और हायर कोर्डेट्स सभी में पाचन की प्रक्रिया कोशिकाओं से बाहर संपन्न होती है। लेकिन हायर कोर्डेट्स में या दूसरे कुछ हायर नॉन कोर्डेट्स में ये पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का पूरा सिस्टम पाया जाता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र, मनुष्य के अगर पाचन तंत्र की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से दो भाग उपस्थित हैं। एक भाग जिसको आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो हमारी मुख से लेकर गुदा तक उपस्थित एक नलिकाकार संरचना है जिसका विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से रूपांतरण हुआ है। दूसरा अन्य सहायक ग्रंथियां जो पाचन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिनको असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या अन्य पाचक सहायक ग्रंथियां कहा जाता है। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां मनुष्य के पाचन तंत्र में उपस्थित होती हैं, जिसमें लार ग्रंथियां, सेलिवरी ग्लैंड्स, यकृत, लीवर और अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल एक नलिकाकार संरचना है जिसका निर्माण भ्रूण या परिवर्धन के दौरान एंडोड्रम से होता है। एंडोड्रम में गेस्टुलेशन के दौरान जब ब्लास्टोपोर से कोशिकाएं अंदर की तरफ गमन करती हैं, उस दौरान ब्लास्टुला अवस्था बाद में जब गेस्टुला अवस्था में कन्वर्ट होती है तो ब्लास्टोसिल कैविटी के अंदर एक आर्के एंट्रोन का निर्माण होता है। उस आर्के एंट्रोन ही आगे जाके आहार नाल का निर्माण करती है। उसका एक सिरा माउथ बनता है और दूसरा सिरा एनस का, दूसरे सिरे से एनस का निर्माण होता है। अब किस सिरे से माउथ बनता है और किस सिरे से एनस का निर्माण होता है, उसके आधार पर प्राणी 2 कैटेगरियों में बांटे जाते हैं, जिसको प्रोटोस्टोमिया या ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। तो वहीं आर्के एंट्रोन आगे जाके आहार नाल का निर्माण करती है। विभिन्न प्राणियों में वह आर्के एंट्रोन भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न प्रकार से रूपांतरित हो जाती है, जिससे आहार नाल के विभिन्न भाग का निर्माण होता है। तो मनुष्य में अगर हम आहार नाल की बात करें तो उसमें सबसे बाहरी जो ओपनिंग है वो माउथ के रूप में होती है। उसके बाद में माउथ मुख गुहा या बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी के आगे का भाग ग्रसनी या फेरिंक्स होता है, जहाँ पर अपना श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों जुड़ते हैं। उसके बाद में आगे उनका सेपरेशन होता है। ग्रसनी से आगे एक नलिकाकार संरचना ग्रसिका या इसोफेगस होती है। इसोफेगस आमाशय में खुलता है। आमाशय के बाद में इंटेस्टाइन शुरू होता है। इंटेस्टाइन को हम 2 भागों में बांट देते हैं। जो पतली या सबसे पतली और बड़ी नलिका जिसमें काफ़ी कुंडलन उपस्थित होते हैं, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कह देते हैं। छोटी आंत के बाद में मोटी नलिका के रूप में बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन आगे एनस के द्वारा बाहर खुलता है। तो ये आहार नाल के हमारे विभिन्न भाग हैं। इसके साथ दूसरा जो पाचन तंत्र का भाग है सहायक ग्रंथियां, जिसमें 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आहार नाल क्या कार्य करती है? अगर हम आहार नाल के कार्यों का वर्गीकरण करें तो हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के कार्य आहार नाल के द्वारा संपन्न होते हैं। सबसे जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पाचन या डाइजेशन का। आहार नाल ही हमारे शरीर का वह भाग है जब भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन होता है। यह पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है और प्रमुख रूप से आमाशय और छोटी आंत में ये संपन्न होता है। पाचन के दौरान विभिन्न पाचक एंजाइमों का स्रावण होता है। ये पाचक एंजाइम आहार नाल की भित्ति के द्वारा स्रावित होते हैं, जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव जूस के रूप में सेक्रेट किए जाते हैं। तो श्रावण का दूसरा प्रमुख कार्य आहार नाल के द्वारा ही संपन्न होता है। पाचक एंजाइमों के द्वारा जब भोजन का पाचन हो जाता है, उसके बाद में पचित भोजन के अवशोषण का कार्य भी आहार नाल में संपन्न होता है, जो प्रमुख रूप से हमारी छोटी आंत में होता है। इस दौरान भोजन के निर्माणकारी घटकों या जो पचित भोजन के भाग जिसमें मोनोसेकेराइड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स जिसमें फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, विटामिन्स, खनिज लवण आदि सभी और जल विद्यमान होते हैं, वो सभी हमारी आहार नाल की प्रमुख रूप से छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होकर रक्त या लसिका तक पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही आहार नाल की जो गतिशीलता है वो भोजन का आगे से आगे मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। तो आहार नाल में उपस्थित पेशी स्तर में संकुचन होने से भोजन आगे की तरफ गति करता है, जिससे फिर उसको आगे से आगे आहार नाल के विभिन्न भागों से उसको गुजारा जाता है। तो आहार नाल के हम कार्यों को देखें तो पाचन, श्रावण, अवशोषण और गतिशीलता ये आहार नाल के प्रमुख कार्य हैं। अगर एक आहार नाल की यहाँ पर हम एक ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख सकते हैं। ये मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र है, जिसमें सबसे पहले माउथ के रूप में ओपनिंग है। माउथ जो है वो लिप्स से घिरा हुआ 2 होठों से घिरी हुई संरचना है, जो आगे बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी में ऊपर की तरफ पैलेट होता है, तालू होता है, और उसके आगे की तरफ माउथ होता है, पीछे की तरफ फेरिंग्स होता है और साइड में चिक्स और जबड़े उपस्थित होते हैं।
बकल कैविटी के पीछे का भाग फेरिंक्स होता है, ग्रसनी होता है, जहाँ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, जो इंटरनल नोस्ट्रिल है यानी आंतरिक नासा छिद्र भी उसी भाग में खुलते हैं, और हमारी जो मुख गुहा का पिछला भाग है वो यहीं खुलता है। तो ग्रसनी को हम 3 भागों में बांट देते हैं, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसनी के आगे फिर एक नलिकाकार संरचना आप देख सकते हैं जो ग्रसिका या इसोफेगस कहलाती है। इसोफेगस फिर आगे आमाशय में खुलता है, आमाशय जे आकार का होता है। आमाशय के बाद में आगे छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत जिसको ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बांट दिया जाता है। छोटी आंत हमारी आहारनाल का सबसे लंबा भाग है जिसमें काफ़ी कुंडलन उपस्थित होते हैं। छोटी आंत आगे फिर बड़ी आंत से जुड़ी होती है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कह देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 भागों में इसको बांटा जाता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम जो एक छोटी संरचना के रूप में उपस्थित होता है, उसके बाद में कोलन है। कोलन साइड छोटी आंत को चारों ओर से कवर करते हुए आ रही है, और इसका अंतिम भाग रेक्टम या मलाशय कहलाता है जहां मल को संग्रहित किया जाता है। मलाशय फिर गुदा छिद्र या एनस के द्वारा बाहर खुलता है, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड या अनअवशोषित या अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे एक पाचन तंत्र का डायग्राम हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, बकल कैविटी में हमारी लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे, जो लार स्रावित करती हैं, जिसमें पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसके बाद में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको यकृत या लीवर कहते हैं, वो आमाशय के ऊपर की ओर दाईं साइड की तरफ उपस्थित होता है। 2 लोब उसमें प्रमुखतः पाई जाती हैं। लीवर में आप देख सकते हैं कि जो दाईं लोब है वहाँ पर एक जो पित्ताशय या गोल ब्लैडर उपस्थित होता है, जहाँ पर पित्त का संग्रहण होता है। गोल ब्लैडर से एक नलिका निकलती है, पित्ताशय नलिका। यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावण होता है, जो ड्यूडिनम में जो एक नलिका के रूप में खुलता है। इसके साथ साथ ही हम देख सकते हैं कि ड्यूडिनम का जो लूप बनता है, ग्रहणी का जहाँ लूप है, वहाँ पर एक दूसरी पाचक ग्रंथि उपस्थित है जिसको पैंक्रियाज या अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय नलिका के द्वारा यह भी ड्यूडिनम या ग्रहणी में खुलता है। इसके द्वारा अग्नाशय रस का स्रावण किया जाता है जिसमें विभिन्न पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है जिसमें आहारनाल के साथ साथ दूसरी पाचक ग्रंथियाँ उपस्थित हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आहारनाल की भित्ति की संरचना। अगर हम आहारनाल का अनुप्रस्थ काट लें तो वह गोलाकार दिखाई देगा, जिसके अंदर की तरफ ल्यूमन या कैविटी होगी। उसकी वाल में कौन कौन से स्तर या लेयर उपस्थित होते हैं उसकी बात करें तो आहारनाल में प्रमुख रूप से 4 स्तरों या 4 उत्तक स्तरों में उसको बांटा जा सकता है। आहारनाल का सबसे बाहरी स्तर सिरोसा, सिरोसा के नीचे पेशी स्तर होता है, फिर उसके नीचे अधा श्लेष्मिका या सबम्यूकोसा, और सबसे आंतरिक स्तर श्लेष्मिका या म्यूकोसा कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोसा। सिरोसा जो है वो आहारनाल की भित्ति की सबसे बाहरी कवरिंग होती है। ये शैल की उपकला का अथवा स्तंभाकार उपकला का बना होता है। साथ साथ में इसमें ढीले संयोजी उत्तक से भी निर्मित हो सकता है। डायाफ्राम से ऊपर ये ढीले संयोजी उत्तक से निर्मित होता है, जबकि डायाफ्राम के नीचे एक सीरस झिल्ली के रूप में पाया जाता है जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम हमारी उदर गुहा में उपस्थित सबसे बड़ी एक सीरस झिल्ली है जो उदर गुहा को कवर करती है। पेरिटोनियम को 2 भागों में बांटा जाता है। जो उदर गुहा के जस्ट नीचे या जो बाहरी पेरिटोनियम की झिल्ली होती है उसको पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली जो आंतरांगों को कवर करती है उसको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम का निर्माण मेसोडर्म के विपाटन के द्वारा ही होता है। हमारे उदर गुहा में उपस्थित सभी आंतरांग पेरिटोनियम के द्वारा घिरे होते हैं। या आंतरांग विभिन्न प्रकार से पेरिटोनियम से घिरे हो सकते हैं, जैसे हमारी आंत्र और हमारा आमाशय कंप्लीटली पेरिटोनियम से घिरे हुए होते हैं, जबकि यकृत होता है वो ऊपर से पेरिटोनियम से कवर होता है। इसके अलावा कुछ हमारे आंतरांग हैं जैसे अग्नाशय, जैसे प्लीहा और एडिनल ग्रंथि, ये आगे से पेरिटोनियम से कवर होते हैं, लेकिन इसका पीछे का सिरा पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है, जो पेरिटोनियम से बाहर निकला रहता है। इसलिए इन अंगों को रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहा जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन से हैं, तो हमारे किडनी, प्लीहा और एडिनल ग्लैंड जो हैं वो पैंक्रियाज भी है जिसमें ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन माने जाते हैं। तो पेरिटोनियम मैंने बताया कि एक बाहरी स्तर होता है जिसको पैराइटल पेरिटोनियम या परीधीय पेरिटोनियम कहा जाता है। आंतरांगी पेरिटोनियम में विसरल पेरिटोनियम कहलाता है। दोनों पेरिटोनियम की झिल्लियों के मध्य
पेरिटोनियम फ्लूइड भरा रहता है जो पेरिटोनियल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो इस प्रकार से जो आहारनाल की भित्ति की सबसे बाहरी जो कवरिंग है वो शिरोशास्त्र कहलाता है, जो एक इसोफेगस में ये एक संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। बाकी इसोफेगस से नीचे या डायफ्राम के नीचे ये पेरिटोनियम के रूप में पाया जाता है। पेरिटोनियम या शिरोशास्त्र के नीचे फिर पेशी स्तर उपस्थित होता है। आहारनाल की भित्ति में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। बाहरी पेशियां जो अनुदैर्घ्य रूप से व्यवस्थित होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर कहलाता है। अंदर की जो पेशियां आंतरिक पेशियां होती हैं वो वृत्ताकार रूप में उपस्थित होती हैं, जिनको सर्कुलर मसल्स कहा जाता है। इन्हीं पेशियों में संकुचन के कारण आहारनाल में क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस की गतिविधि होती है, जिससे भोजन का फॉरवर्ड मूवमेंट यानी आगे की तरफ गमन होता है। सर्कुलर या वर्ताकार जो पेशी स्तर है वो कई स्थानों पे मोटा होकर स्फिंक्टर या कपाट का निर्माण करता है। स्फिंक्टर की उपस्थिति के कारण ही भोजन को एक किसी स्थान पे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी आमाशय व ग्रहणी के मध्य जो स्फिंक्टर उपस्थित होता है वह स्फिंक्टर ये रेगुलेट करता है कि भोजन कितने समय तक आमाशय में रहेगा। स्फिंक्टर के खुलने से या कपाट के खुलने से भोजन फिर धीरे धीरे आमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है, और वह कपाट जो हैं वो भोजन के रिवर्स मूवमेंट को यानी वापस भोजन आमाशय की तरफ ना आए उसको भी वो कपाट ही रेगुलेट करते हैं। दोनों जो पेशी स्तर होते हैं अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार पेशी स्तर, उन पेशी स्तरों के मध्य रक्तवाहिनियाँ, लसिका की वाहिनियाँ और तंत्रिका जाल उपस्थित होता है। और पेशी स्तर में पाए जाने वाला जो तंत्रिका जाल है यानी जो नर्व फ्लक्स है उसको माइंट्रिक फ्लक्स या ऑर्बैक फ्लक्स कहा जाता है। इस माइंट्रिक फ्लक्स या ऑर्बैक फ्लक्स है वो ही वहाँ पेशी संकुचन का नियमन करता है। उसी तंत्रिकीय आपूर्ति के द्वारा पेशियों में संकुचन प्रेरित होता है। ये जो तंत्रिका सप्लाई है ये परानुकंपी और अनुकंपी दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं यहाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं अनुकंपी संदेश आता है या परानुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश आता है, उसके आधार पर यह तय होता है कि पेशियों में संकुचन होगा या पेशियां रिलैक्स करेंगी। तो पेशी स्तर के कारण ही आहारनाल में क्रमाकुंचन की गतिविधियां होती हैं। ये इससे स्फिंक्टर का निर्माण होता है, जिससे भोजन का आगे की तरफ का जो मूवमेंट है उसका रेगुलेशन होता है। पेशी स्तर के नीचे फिर तीसरा जो स्तर है वो अधश्लेष्मिका या सब म्यूकोसा कहलाता है। अधश्लेष्मिका का निर्माण ढीले ढाले संयोजी ऊतकों से होता है। इस संयोजी ऊतकों में कोलाजन फाइबर्स या इलास्टिन के फाइबर उपस्थित होते हैं। अधश्लेष्मिका स्तर है वो पेशी स्तर को श्लेष्मिका स्तर से जोड़ता है। अधश्लेष्मिका स्तर में भी कई प्रकार की रक्तवाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ और तंत्रिका जालक उपस्थित होते हैं, और साथ साथ में अधश्लेष्मिका जो स्तर में है लसिका ऊतक भी पाए जाते हैं। अधश्लेष्मिका स्तर में पाए जाने वाला जो तंत्रिकीय जालक है उसको अधश्लेष्मिका तंत्रिका जालक अथवा मिशनर का फ्लक्स कहा जाता है। ये मिशनर का फ्लक्स जो है वो श्लेष्मिका स्तर में उपस्थित पेशियों के संकुचन या उसमें उपस्थित ग्रंथियों के श्रावण की क्रियाओं का नियमन करता है। हमारी जो ड्यूडेनम या ग्रहणी है वहाँ पर अधश्लेष्मिका में कुछ श्लेष्मिका स्तर की जो ग्रंथियाँ हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं वो ग्रंथियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनको गोबलेट सेल्स कहा जाता है। तो अधश्लेष्मिका श्लेष्मिका स्तर व पेशी स्तर को जोड़ने वाला एक एरियोलर संयोजी ऊतकों से निर्मित भाग होता है, जिसमें रक्तवाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ और तंत्रिका जालक पाया जाता है। अधश्लेष्मिका के स्तर के नीचे जो सबसे आंतरिक शेल वाल का जो लेयर है वो श्लेष्मिका या म्यूकोसा स्तर कहलाता है। म्यूकोसा स्तर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे आंतरिक स्तर जो ल्यूमन को कवर करता है वह स्तर श्लेष्मिका लेयर या म्यूकोसा लेयर कहलाता है। म्यूकोसा लेयर के ऊपर लेमिना प्रोप्रिया पाया जाता है, और लेमिना प्रोप्रिया के बाहर की तरफ पेशी स्तर उपस्थित होता है, जिसको मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं। तो सबसे आंतरिक स्तर जिसको म्यूकोसा लेयर कहते हैं यह स्तंभाकार उपकलाओं से या फिर स्तरित सल की उपकला से निर्मित हो सकता है। यहाँ पर स्तंभाकार उपकला पाई जाएगी अथवा स्तरित सल की उपकला पाई जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह आहारनाल के कौन से भाग का निर्माण करता है। प्रमुख रूप से जो आहारनाल का वह भाग जो श्रावण और अवशोषण से संबंधित है वहाँ पर स्तंभाकार उपकला पाई जाती है, जबकि दूसरे भागों में जहाँ पर अवशोषण या पाचन का कार्य प्रमुख रूप से नहीं होता वहाँ पर स्तरित सल की उपकला पाई जाती है। श्लेष्मिका स्तरी वह भाग है जो आहारनाल की कवरिंग करता है, उसकी सुरक्षा करता है, श्रावण का कार्य करता है और अवशोषण का प्रमुख कार्य करता है। विभिन्न डाइजेस्टिव एंजाइम जो आहारनाल में उपस्थित होते हैं वो आहारनाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आहारनाल की श्लेष्मिका स्तर पे म्यूकोसा का एक आवरण या श्लेष्मा का एक आवरण होता है जो एंजाइमों से उसे सुरक्षा प्रदान करता है।
श्लेष्मिका स्तर में भी विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो पाचक रसों का या हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और यही वह स्तर है जहां उपस्थित कोशिकाएं भोजन के पचित भोजन के घटकों का अवशोषण करती हैं। श्लेष्मिका स्तर के ऊपर एक संयोजी ऊतक का स्तर उपस्थित होता है जिसको लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। लेमिना प्रोप्रिया स्तर में भी रक्तवाहिनियों का जाल होता है। यहाँ पर लसिका वाहिनियाँ होती हैं और लसिका ऊतक उपस्थित होते हैं। श्लेष्मिका स्तर में पाए जाने वाले जो लसिका ऊतक हैं उनको श्लेष्मिका संबद्ध लसिका ऊतक कहा जाता है अथवा उनको माल्ट कहा जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पर विभिन्न ये प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं यहाँ उपस्थित होती हैं और प्रतिरक्षा के दौरान प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं यहाँ पर एंटीजन का सामना करती हैं और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेमिना प्रोप्रिया के ऊपर मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है। यहाँ पर पेशी स्तर चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं जो म्यूकोसा ग्रंथियों में संकुचन में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से आहारनाल की भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर श्लेष्मिका या म्यूकोसा कहलाता है, जिसकी पूरी म्यूकोसा स्तर में प्रमुख रूप से म्यूकोसा स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा या म्यूकोसा स्रावित करती हैं, जो आहारनाल को, जैसे हम कह सकते हैं आमाशय या छोटी आंत, उसकी भित्ति को विभिन्न पाचक एंजाइमों या जो HCl है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम आहारनाल की भित्ति में तंत्रिकीय आपूर्ति या नर्व सप्लाई कैसी होती है उसकी बात करें तो मैंने ऊपर भी चर्चा की है। दो प्रकार के नर्व फ्लक्स आहारनाल की भित्ति में पाए जाते हैं, एक माइंट्रिक फ्लक्स और दूसरा मिशनर का फ्लक्स। माइंट्रिक फ्लक्स है वो मस्कुलर स्तर या पेशी स्तर में पाया जाता है और दूसरा मिशनर का फ्लक्स है वो श्लेष्मिका स्तर में पाया जाता है। दोनों प्रकार की जो तंत्रिकीय आपूर्ति है उनमें परानुकंपी और अनुकंपी दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। हम जानते हैं कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र लगभग दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब ये किस प्रकार से पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की जो शाखाएं हैं वो कपाल तंत्रिकाओं के रूप में होती हैं। कपाल तंत्रिकाओं में जो सबसे जो बड़ी वेगस तंत्रिका है उस वेगस तंत्रिका से आने वाली तंत्रिकाएं जो संपूर्ण आहारनाल में उपस्थित होती हैं, जैसे पैरासिम्पेथेटिक जो सप्लाई है वो आहारनाल की भित्ति तक होती है। दूसरी कुछ मेरु तंत्रिकाएं जो सैक्रल तंत्रिका के रूप में आती हैं, उसमें भी परानुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं। वो आहारनाल के पश्च भाग में उसका शाखन होता है। अगर हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो वक्ष यानी हमारे थोरेक्स और जो लंबर भाग की जो मेरु तंत्रिकाएं हैं और उनसे आने वाली शाखाएं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के रूप में नर्व सप्लाई करती हैं। ये लगभग संपूर्ण आहारनाल में उपस्थित होती हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारी पाचन की क्रिया को प्रेरित करता है, ये क्रमांकुंचन को प्रेरित करता है, अवशोषण को प्रेरित करता है, अर्थात ये पाचन को प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। जबकि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके विपरीत कार्य करता है। जब हम किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं या जब हमारा अनुकंपित तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होता है, ऐसी कंडीशन में हमारी पाचन की क्रिया अवमंदित हो जाती है, आहारनाल में क्रमांकुंचन बंद हो जाते हैं, अर्थात आहारनाल के पेशी स्तर की जो पेशियां हैं वो रिलैक्स करती हैं, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में लार भी स्रावित नहीं होती, जिससे हमारा जो मुख गुहा है वो सूखने लगती है, हमें बार बार प्यास लगती है। अर्थात ऐसी सिचुएशन के दौरान जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो कुल मिला के पाचन की क्रिया अवमंदित हो जाती है। लेकिन जब हम एक रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, जब हम उस स्थिति से गुजर जाते हैं, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है और वो उन सभी क्रियाओं के विपरीत कार्य करता है। इस दौरान हमारी आहारनाल में क्रमांकुंचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भोजन आगे की तरफ मूव करता है, डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट होते हैं और अवशोषण की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। कुल मिला के ऐसी रिलैक्स कंडीशन में पाचन की क्रिया सक्रिय हो जाती है। तो ये दोनों नर्व सिस्टम, नर्व सप्लाई एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करती हैं और इसी के द्वारा पाचन की क्रिया का नियमन होता है। ये नियमन किस भाग में किस प्रकार से होता है इसका हम जब प्रत्येक पार्ट्स में डाइजेशन को जिक्र करेंगे तब वहाँ पे मैं इसको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं आहारनाल की भित्ति के अनुप्रस्थ काट का। सबसे जो आंतरिक जो है वो एपिथेलियम है। इसमें आप देख सकते हैं न्यूमल ऑफ जीआई ट्रैक्ट, इसकी जो ल्यूमन है आहारनाल की कैविटी है। इस एपिथेलियम में दो प्रकार की सेल्स, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सेल्स, कुछ म्यूकस सेल्स हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं। इसके नीचे लेमिना प्रोप्रिया है जो संयोजी ऊतक से निर्मित भाग है। उसके नीचे फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा है, चिकनी पेशी स्तरों से बना हुआ,
उसके नीचे सब म्यूकोसा स्तर है। सब म्यूकोसा स्तर में आप देख सकते हैं मेजर ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी रक्त की नलिकाएं हैं। यहाँ पर नर्व फ्लक्स भी पाया जाता है, जिसको मिशनर का फ्लक्स कहा जाता है। उसके बाद में पेशी स्तर, जिसमें पहले सर्कुलर या वृत्ताकार पेशियाँ हैं, उसके नीचे फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, अनुदैर्घ्य पेशियाँ हैं। अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार पेशियों में संकुचन के कारण ही पेरिस्टालसिस या क्रमांकुंचन की गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। यहाँ पर नर्व सप्लाई जो है वो उपस्थित होती है, जिसको माइंट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और सबसे बाहर की तरफ सिरोसा जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो ये इस डायग्राम के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। आगे की जो व्याख्यान है उसमें मैं फिर डाइजेस्टिव की प्रोसेस कैसे होती है, कौन से आहारनाल के कौन से भाग में किस प्रकार से पाचन होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।